गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 7th स्टैंडर्ड का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हमारा थर्ड लेसन है हिमालय की बेटियाँ। हिमालय हमारा पर्वत है, इसकी बेटियाँ यानी कि नदियों के बारे में ये लेसन हमें दिया गया है। इसका लेखक है नागार्जुन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होते थे। उनके पति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दानव मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक यहाँ निबंध है, नदियों का वर्णन करते हैं। वो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुँचने तक की रूप धारा हमें यहाँ दिखाते हैं। वो कहते हैं मैदानों के इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती है। किसी सभ्य महिला की तरह यानी कि सभ्य महिला होती है उसकी तरह ये दिखने वाली उन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मैदानी भागों में नदियाँ माता स्वरूपिणी बनकर मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाती है, इसलिए उन्हें मन में आदर भाव और सहज की उत्पन्न होती है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप से सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यह यमुना, यह सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भाव भगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बातचीत देखकर। लेखक यहाँ कहते हैं कि हिमालय की यात्रा पर वो गए तो उन नदियों का अलग ही स्वरूप देखने को वो हैरान हो गए। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना और सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। हिमालय की गोद में उठ खेलती वाली ये करती उनकी ये बेटियां बाल लीला देखकर लेखक आश्चर्य हो जाते। उनका बाल लीला जो देखते ये लड़की किसे कहते हैं, गंगा, यमुना और सतलुज ये नदियां हैं, उन्हें हिमालय की बेटियां कहते हैं कि वे कैसे हो जाती है ऐसे शांत। कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है, उनका कौन सा लक्ष्य है जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा कि इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकारियाँ, सरसज उत्पन्न कार्य, ऐसे थे इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर गुनना होता। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक सोच में पड़ जाते हैं
कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर ये नदियां क्यों अतृप्त है। इनके पिता कौन है? हिमालय। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है पर्वत, वो हिमालय इनके पिता है। इतना बड़ा पर्वत होने के बाद भी ये क्यों अतृप्त है तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतने बेचैन है ये? वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर उनकी प्यास बुझ सकती है? आगे जाकर जब ये मैदानों में, जंगलों में पहुंचती है तो क्या उन्हें बीते दिन याद नहीं आते हैं? बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के जरूर परेशान रहता होगा, लेकिन हम उनसे यह पूछे तो सिवाय यह मौन के और कोई उत्तर नहीं देगा। वो अपनी बेटियों की कभी शिकायत नहीं करता है, वो मौन ही रहेगा जितना भी हम उससे पूछेंगे तो। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, कातुब, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानंदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने को श्रेय मिला। यहाँ हमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं। ये हिमालय के पिघलते हुए हृदय से की बूंदे हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र में प्रवाहित हो जाती है। मैदानों में इन नदियों को देखकर लेखक को लगता है कि अपने पिता की गोद में उन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा बुलावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक यहाँ हिमालय को ससुर कहते हैं, समुद्र को उसका दामाद कहते हैं। मैदानों में उन नदियों को देखकर लेखक को लगता है कि पिता की गोद में वो नंग दड़क खेलने वाली उन बालिकाओं को रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य ही बात होगी, लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि हिमालय को वो ससुर कहते हैं, समुद्र को वो दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं होता है। कालिदास के विरही यज्ञ में अपने मेघदूत से कहा था, केवंत्री नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोची कि शायद उन महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप प्रसन्न था। दरअसल भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शुक्लों में देखा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मैदानों में उन नदियों को देखकर लेखक कालिदास ने अपने मेघदूत में वेतवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। लेखक कहता है कि पहाड़ों में तथा मैदानों में नदियों में अलग अलग रूप देखकर कोई भी इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेडकर ने नदियों को लोक माता कहा है।
किंतु माता बनने से पहाड़ों यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा और आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता एक और भी धागा है जिससे हम इन्हें साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवि ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिन की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उन प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने लगा। तो कवि ये कविता गाते, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाओ मैं तुम्हां पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित नट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। काका कालेटकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, परंतु लेखक इन नदियों को माता, बेटी, प्रेयसी का रूप भी देते हैं। इतना ही नहीं, वह ममता का एक और धागा वह उन नदियों के साथ जोड़ते रहे हैं। वह उन्हें बहन भी बना लेती है, क्योंकि थोलुन तिब्बत में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलुज के किनारे जाकर बैठे तो शीघ्र ही उनका मन तरोताजा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई की मुश्किल में चुटकी बजा के सुलझा देती है, वही बैठा बैठा लेखक अपनी सतलुज बहन पर एक कविता भी देते हैं। हमारा थर्ड लेसन हिमालय की बेटियां, इसके लेखक है नागार्जुन। ये इसके शब्दार्थ, गंभीर इसका मीनिंग है शांत, संभ्रात शिष्ट, श्रद्धा आदर इसका दूसरा मीनिंग है विश्वास और समर्पण का भाव, विशाल बड़ा, उल्लास खुशी, कौतूहल जिज्ञासा, विस्मय आश्चर्य, बंधुर ऊंचा नीचा, अधिकता पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, उपत्यका तराई दूसरा मीनिंग है घाटी, सिर धुनना पछताना, मौन चुपचाप, प्रवाहित बहाया हुआ, आकर्षक सुंदर, लुभावना मन को मोहने वाला, झिझक शर्म हिचका, प्रतिदान लौटाना, प्रेयसी प्रेमिका, चंचल अस्थिर, नतीजा परिणाम, समतल बराबर जमीन, लोकमाता कल्याणकारी, उच्चटना मन का न लगना, अचरज आश्चर्य, मुद्रित पसंद, खुमारी आलस, अनुपम अनोखा। यह शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखने का है। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। लेख से हमारा ये प्रश्न अभ्यास स्टार्ट होता है। प्रश्न 1, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो उत्तर, भारतीय संस्कृति में नदियों को माता कहा गया है, परंतु अपने इस लेख में लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में
चित्रण किया है। नदियाँ हिमालय की बेटियां हैं। पर्वतराज की गोद में इनकी चंचलता देखकर लेखक ने ऐसा कहा है। नदियाँ बादलों की प्रेमिकाएं हैं। उनसे वर्षा का उपहार पाकर ये प्रसन्न हो जाती है तथा अपने उफान पर आ जाती है। लेखक नदियों को बहन भी बना लेते हैं क्योंकि उनके किनारे बैठकर वे अपनी समस्याएं सुलझा लेते हैं। क्वेश्चन 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? हमें यहाँ 2 नदियों की विशेषताएं लिखनी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली 2 बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियों की याद आ जाती है जो इन 2 बड़ी नदियों के बीच बहती है। लेखक बताता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो बस दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की बूंदें हैं। बहने का अर्थ यह है कि हिमालय पर जमी बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है और ये महानंद बनकर समुद्र तक पहुंच जाती है। क्वेश्चन 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर, नदियाँ माता स्वरूपणी हैं। मानव सभ्यता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियों के किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करना शुरू किया। नदियों के जल ने सिंचाई तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक युग में पनबिजली परियोजना नदियों पर ही निर्भर है। इतना ही नहीं, सदियों से नदियाँ गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। फिर भी ये हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि लेखक काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागरों की प्रशंसा की है।